तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस नई पॉलिटिकल क्लास के अंदर। तो आज हम बात करेंगे, हमारा कौन सा अधिकार पूरा हो गया? मौलिक अधिकार जो क्या है हमने पूरे कर लिए थे कल। कल हमने किस टॉपिक पे बात की थी? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने एक एक करके पूरे को पढ़ लिया था। 2-3 दिन लगे थे हमें। कितने? 6 अधिकार थे। हमने उनको सभी को क्या एक साथ पढ़ लिया था। तो आज जब हमारा जो आगे टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? नीति निर्देशक तत्व। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? नीति निर्देशक तत्व। मतलब हमने भाग 3 पढ़ लिया। कौन सा भाग पढ़ा था कल हमने? भाग 3। और आज हम कौन से भाग की बात करेंगे? भाग नंबर 4। और भाग नंबर 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसकी बात करेंगे दोस्तों हम? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर मैं बात करूं तो ये भाग कौन सी में है? ये क्या है? भाग 4 के अंदर है। कौन से भाग के अंदर है दोस्तों? भाग 4 के अंदर है। अगर मैं बात करूं कि जो ग्रहण किए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, ग्रहण कहाँ से किए गए हैं? ग्रहण आयरलैंड से किए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? कहाँ से? आयरलैंड से। अगर बात करूं मौलिक अधिकार में बात होती है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल कहाँ तक? 35 तक। आगे इसकी बात होती है आर्टिकल की बात करूं मैं, यानी अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो बात चलेगी वो किसकी चलेगी? नीति निर्देशक तत्व की चलती है। तो राज्य के नीति निर्देशक भाग कौन से में? 4 के अंदर। अगर पूछे कौन से भाग में है तो आप आसानी से बता सकते हो भाग 4 के अंदर है। ग्रहण की बात करें तो कहाँ से लिया गया नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड है। अगर इसकी प्रकृति पूछे, मतलब इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? सकारात्मक है या नकारात्मक? तो ये क्या है? सकारात्मक प्रकृति का है। राज्य के नीति निर्देशक कौन सी प्रकृति का है? सकारात्मक। कौन सी प्रकृति का है? सकारात्मक। तो भाग 4 ग्रहण आयरलैंड से और प्रकृति सकारात्मक में। अगर पूछे कि राज्य नीति निर्देशक तत्व है, राज्य नीति निर्देशक तत्व को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में ऐड किया गया तो कौन सी है? नोट लगा के लिखना। क्या लिखना है आपको? तेग बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर, तेग बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर तेग बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व को संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया, मतलब ऐड किया गया। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस समिति के अनुसार, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हमारे संविधान के अंदर? तो कौन सी समिति है वो? तेग बहादुर सप्रू समिति। तो ये जो मेन पर्सन है ऊपर ऊपर के, ये क्या बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ग्रहण कहाँ से किए गए हैं? तो आयरलैंड से। भाग पूछे तो कौन कौन से भाग में है? 4 में। अनुच्छेद पूछे कि नीति निर्देशक तत्व, उसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो 36 से लेकर जो 51 तक बात होगी वो किस में होगी? नीति निर्देशक तत्वों की होगी। भाग 4 ग्रहण आयरलैंड, इनकी प्रकृति कैसी है दोस्तों? सकारात्मक है। और फिर आ जाए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको किस सिफारिश पर हमारे संविधान में ऐड किया गया? तो कौन सी सिफारिश पर? तेग बहादुर सप्रू समिति बैठी थी बैठक में, तब इसको क्या किया गया? नीति निर्देशक तत्व को ऐड किया गया था। एक बार आप इतना इसे नोट करो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? थोड़ी हम बात करेंगे मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इसके बीच में मैं करूंगा तुलना। नीति निर्देशक तत्व क्या है और क्या मौलिक अधिकार में अंतर क्या है? तो किस किस की बात करूंगा मैं? एक तरफ लिख देता हूं मैं मौलिक अधिकार। क्या लिखूंगा? मौलिक अधिकार, जो हमने कल और परसों की 2-3 दिन की क्लास में पढ़ा था। और ये है नीति निर्देशक तत्व।
नीति निदेशक तत्व। तो हम क्या इसके बीच में तुलना करेंगे, नीति निदेशक तत्व क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ाया था, कौन से भाग के अंदर है, भाग 3 के अंदर है। कौन से भाग में है, भाग 3 के अंदर है। अगर इसकी बात करूं तो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग के अंदर है, ये है भाग 4 के अंदर। कौन से भाग के अंदर, भाग 4 के अंदर। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद कौन कौन से शामिल है इसके अंदर, तो अनुच्छेद होंगे 12 से 35 तक। कहां से, 12 से 35 तक अनुच्छेद किसके अंदर है, किसके अंदर है, 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंदर। और अगर इसमें मैं अनुच्छेद की बात करूं तो इसमें जो अनुच्छेद है वो कितने हैं, 36 से 51 है। कितने हैं, 36 से 51 है। फिर मैं ग्रहण की बात करूं, ग्रहण मैंने आपको बताया कि जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। और जो नीति निदेशक तत्व जो ग्रहण किए गए हैं वो कहाँ से किए गए हैं, आयरलैंड से। कहाँ से किए गए हैं, आयरलैंड से। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप जब पढ़ोगे एक साथ तो आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रहण अमेरिका में है, ग्रहण अमेरिका से, ग्रहण कहाँ से, आयरलैंड से। इनकी प्रकृति मैंने आपको बताई थी, मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, नकारात्मक है। और अभी हमने बात की थी जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी जो प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। ये क्या है, नागरिकों के अधिकार है। मौलिक अधिकार किसके अधिकार है, नागरिकों के अधिकारी है ना, तो ये क्या है, नागरिकों के अधिकार है, नागरिकों के अधिकार है ये। और ये क्या है, राज्य के अधिकार है। ये किसके अधिकार है, ये क्या है, राज्य के, ये किसके अधिकार है, ये राज्य के अधिकार है। ये व्यक्तिगत हितों से संबंधित है, किससे संबंधित है, व्यक्तिगत हितों से संबंधित, हितों से, व्यक्तिगत हितों से संबंधित। और ये क्या है, सामूहिक हितों से संबंधित है, सामूहिक हितों से संबंधित है। तो किस किस की बात की हमने, एक साइड के अंदर मौलिक अधिकारों की बात की है और दूसरी ओर हमने किसकी बात की है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व की बात की है। मौलिक अधिकार कौन से भाग के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, भाग 3 के अंदर है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद की बात करूं तो मौलिक अधिकार में आते हैं 12 से 35 अनुच्छेद और नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं 36 से 51 अनुच्छेद। ग्रहण अगर पूछे मौलिक अधिकार कहाँ से किया गया तो आप कहोगे अमेरिका। और ये ग्रहण आयरलैंड से। प्रकृति क्या है इनकी, नकारात्मक है, क्योंकि ये क्या है, वाद योग्य है। और ये ध्यान रखना, सकारात्मक है, ये क्या है, वाद योग्य है नहीं है। ये क्या है, नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, ये क्या है, नागरिकों के अधिकार है। और ये क्या है, राज्य के अधिकार है। ये क्या है, व्यक्तिगत हितों से संबंधित है और ये क्या है, सामूहिक हितों से संबंधित है। तो हमने किसकी तुलना की है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच क्या है कि छोटी सी तुलना की है। तो आप इसको नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की। 1236 से जो 51 के बीच जो सभी अनुच्छेद है उसकी हम चर्चा करेंगे। नीति निर्देशक तत्व। और इसमें मैंने बात की थी 36 से 51 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद दोस्तों, 36 से 51। अब हम आर्टिकल अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद 36 की बात करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, आर्टिकल 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा। क्या लिखा है, राज्य की परिभाषा। जो हमने आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ी थी मौलिक अधिकार के अंदर राज्य की परिभाषा, वही क्या इसके अंदर है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राज्य की विधानमंडल, संसद
और क्या जितने भी निजी अधिकारी है उसके जो परिभाषा दी गई है वो क्या है, राज्य की परिभाषा है। और आठ अनुच्छेद की बात करें 37 की, तो अनुच्छेद 37 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 37 के अंदर लिखा है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य नहीं है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात ये क्या है, न्यायालय के द्वारा, अर्थात ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये क्या, राज्य के अधिकार है, अगर लागू करे तो उन पर डिपेंड करता है। हम इसके खिलाफ क्या है, कोई रिट जारी नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार तो हमारा क्या, खुद का अधिकार है। मौलिक अधिकार अगर हमें नहीं दिया जाए तो हम क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं उसके खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम क्या है, कहीं नहीं जा सकते। राज्य की स्थिति होगी उसी के अनुसार क्या है, वो ये अधिकार हमें देगा। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, वाद योग्य नहीं है। अगर वो हमें क्या अधिकार नहीं दे रहा है तो हम क्या है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। मैंने आपको 5 प्रकार की रिट बताई थी, उसके अंदर नहीं जा सकते। क्या है, ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात ये न्यायालय द्वारा क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद में राज्य नई नीतियों का निर्माण करते समय राज्य नई नीतियों का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्व को क्या करेगा, लागू करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, प्रयास करेगा, लागू नहीं करेगा। लागू करेगा या नहीं करेगा वो उसकी मर्जी है, लेकिन क्या वो प्रयास कर सकता है, प्रयास करेगा। अगर उसकी स्थिति ऐसी है, आर्थिक स्थिति अगर उसकी बढ़िया है तो वो लागू कर देगा। अगर आर्थिक स्थिति क्या उसकी अच्छी नहीं है तो वो लागू नहीं करेगा। तो आर्टिकल 36 में मैंने क्या पढ़ा है, आर्टिकल 36 के अंदर है राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 37 में है नीति निर्देशक तत्व क्या है, वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये क्या है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। अगर कोई राज्य नई नीति का निर्माण करता है, मतलब कोई राज्य नई नीति बनाता है, तो वो क्या है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का प्रयास कर सकता है। प्रयास करेगा मतलब लागू करने का प्रयास करेगा, इसमें ऐसा नहीं लिखा कि लागू करेगा ही। तो आर्टिकल 36 और 37 की क्या की हमने बात की है, तो एक बार आप इतना इसे नोट करो। इसमें दोस्तों छोटे छोटे अनुच्छेद हैं, और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व टॉपिक ऐसा है, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपको इसको बढ़िया से पढ़ना है। आर्टिकल मैं बात करूं, अब अनुच्छेद की बात करता हूं। अनुच्छेद अनुच्छेद 38, और 38 के अंदर मैं किसकी बात करूंगा, 38 के अंदर 38A की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, 38A की बात करूंगा। तो कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि हेतु, क्या, कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि हेतु राज्य नागरिकों को, क्या, राज्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीति न्याय उपलब्ध करवाएगा। क्या करेगा, 38 में लिखा है कि कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि हेतु, मतलब क्या है, राज्य कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि हेतु, मतलब कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि हेतु राज्य क्या है, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा। कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध करवाएगा, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सिर्फ 3 ही न्याय की बात की गई है आर्टिकल 38(1) के अंदर। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किस किस की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अनुच्छेद अगली बात करते हैं हम, अनुच्छेद 38(2), किसकी बात करेंगे हम, अनुच्छेद 38(2),
और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसकी हमने बहुत बार चर्चा की है। कब हुआ था? 1978 के अंदर। क्या हुआ था? 1978 के अंदर। इसमें क्या है? राज्य क्या है? राज्य आय की असमानता, राज्य आय की असमानता को दूर करेगा व प्रतिष्ठा सुविधा, 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। क्या करेगा? 38(1) में लिखा है कि कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि हेतु, मतलब कल्याणकारी राज्य के निर्माण हेतु राज्य नागरिकों को कौन से 3 न्याय उपलब्ध करवाएगा? कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आपको सीक्वेंस से ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा राज्य, कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 38(1। फिर आएगा कि राज्य आय असमानता, राज्य आय की असमानता को दूर करेगा, मतलब आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा, लेकिन प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की जो असमानता है क्या करेगा? उसको समाप्त करेगा। तो 38 में आपको 2 अनुच्छेद रखने हैं, 38(1) और 38(2। 38(2) कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। तो एक बार आप इतना इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। हमने किस किस की बात की है? 36, 37, 38, 3 अनुच्छेद की बात की है, जिसमें हमने 36 के अंदर 2 अनुच्छेद पढ़े हैं, 36(1) और 38(1) और 38(2). अब हम बात करते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 39(a). किसकी बात करते हैं? ये दोस्तों ए है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जो समाल ABCD चलती है, जैसे ABCD और E और F, अगर ये अनुच्छेद के आगे आ जाए, जैसे आपने लिखा था 38(2), अगर मैं लिखूं 38B, तो ये क्या इसका होता है ना, ABCD, ये तो क्या है? मूल संविधान से है। अगर यही आपके पास आ जाए 39 कैपिटल के अंदर आपके पास अगर ए होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्या किया गया? संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया। मतलब कैपिटल का अर्थ है कि संविधान लागू होने के बाद में इसे ऐड किया गया संविधान के अंदर, और स्मॉल लेटर का अर्थ होता है कि ये क्या है? संविधान लागू किया गया उसी वक्त का ये चल रहा है। तो अब हम बात करें किसकी? 39(a) की। 39(a) के अंदर दोस्तों लिखा हुआ है कि राज्य महिलाओं, क्या? राज्य महिलाओं व पुरुषों हेतु, राज्य महिलाओं व पुरुषों हेतु क्या कराएगा? आजीविका उपलब्ध करवाएगा। तो राज्य महिलाओं व पुरुषों हेतु आजीविका, आजीविका उपलब्ध करवाएगा। राज्य महिलाओं व पुरुषों हेतु आजीविका उपलब्ध करवाएगा। फिर अनुच्छेद में बात करता हूं, अनुच्छेद 39(b) की। किसकी बात करता हूं? अनुच्छेद 39(b). राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, क्या करेगा? राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें भौतिक संसाधनों का, जिसमें क्या? भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण, सामूहिक हितों में हो, ताकि अधिकतम क्या? ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। क्या उसके? इसका लाभ प्राप्त हो सके।
अब आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 39C। ये क्या दोस्तों, इसी के भाग हैं। मैं अभी अनुच्छेद किसकी बात कर रहा हूँ, 39 और 39 ABCDEF हम बात करेंगे। बी और सी में क्या लिखा हुआ है, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि आर्थिक संसाधनों का जो संकेंद्रण है, क्या आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं हो, वह उत्पादन, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं हो, वह उत्पादन व वितरण के साधनों का केंद्रीकृत नहीं किया जाए। किसकी बात के 39 से, राज्य क्या करेगा, महिलाओं और पुरुषों हेतु आजीविका उपलब्ध करवाएगा। मतलब क्या है, रोजगार, मतलब जीवन जीने के लिए क्या हमें पैसे की जरूरत होती है, तो क्या हमें रोजगार उपलब्ध करवाने की जो है जिम्मेदारी किसको है, राज्य को है। तो क्या है, महिलाओं और पुरुषों हेतु, महिलाओं और पुरुषों हेतु क्या है, आजीविका उपलब्ध करवाएगा, तो मतलब हमें काम दिलवाएगा भरण पोषण के लिए। तो राज्य इस दूसरे में हम बी में लिखा हुआ है, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें भौतिक संसाधनों, कैसे संसाधन दोस्तों, भौतिक संसाधनों का क्या है, केंद्रीकृत सामूहिक हितों में हो। जितने भी हमारे भौतिक संसाधन है क्या है, उनका जो सामूहिक हित में क्या है, केंद्रीकृत होना चाहिए। और सी के अंदर लिखा है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि आर्थिक संसाधन, यहाँ पर किसकी बात की गई है, भौतिक संसाधन। बी के अंदर आप इसे ध्यान रख सकते हो, 39B में मतलब बी से भौतिक संसाधन और सी से आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं हो। इसमें भौतिक संसाधन है और इसमें कौन से है, आर्थिक संसाधन है। वह वितरण के साधनों का केंद्रीकृत नहीं किया जाए, जो वितरण के साधन है उनका क्या है, केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। तो आप इसको एक बार नोट करो। हमने बात किया सी तक। उनचालीस डी में जो 39D लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 39D लिखा हुआ है, यदि महिला व क्या, यदि महिला व पुरुष, यदि महिला व पुरुष, यदि महिला पुरुष कार्य, यदि महिला व पुरुष कार्य समान करते हैं, क्या महिला और पुरुषों का क्या है, कार्य अगर एक समान है तो वेतन भी क्या, तो उन्हें वेतन भी समान दिया जाएगा, मतलब एक जैसा दिया जाएगा। इसमें क्या कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अगर पुरुष और महिला एक ही काम कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं कि महिला को कम वेतन दिया जाएगा या पुरुष को ज्यादा दिया जाएगा, महिला कम काम करती है तो ऐसा नहीं होगा। उनको क्या है, जो वेतन मिलेगा ना वो समान रूप से एक जैसा ही मिलेगा। अब हम 39 बात करते हैं ई की। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कार्य करने के लिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए विवश ना हो जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल नहीं हो। मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या महिला ऐसा कार्य करने के लिए विवश ना हो जो उनकी आयु व शक्ति के अनुसार नहीं है। मतलब भी अगर आप देखो, छोटे बच्चे को अगर बड़ा काम दिया जाए तो वो कर सकता है, नहीं कर सकता ना। अगर महिला को काम दिया जाए तो व्यक्ति वाला काम नहीं कर सकती वो। तो क्या है, जैसा उनका शरीर है, उनकी उम्र है, उसी के हिसाब क्या दिया जाएगा, उसे काम दिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए विवश ना हो, मतलब उसे विवश नहीं किया जाएगा
उनकी आयु व शक्ति के अनुसार नहीं है। मतलब जो काम दिया जाएगा वो उनकी आयु और उसकी शक्ति पावर के हिसाब से उसे मिलेगा। तो किसकी बात की हमने, डी और ई। डी में क्या है, महिला व पुरुष कार्य समान करते हैं तो उन्हें समान वेतन दिया जाएगा। मतलब एक समान कार्य के लिए समान वेतन महिला और पुरुष को। और कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए विवश ना हो जो उनकी आयु व शक्ति के अनुसार क्या है, अनुकूल नहीं है। तो 39 एफ की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या है, राज्य बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण क्या करेगा, राज्य बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा। राज्य बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो क्या है, राज्य बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा। एफ में क्या लिखा हुआ है कि राज्य बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा ताकि उनके जो व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो क्या है, बच्चों का जिस हिसाब से विकास होता है वैसा ही क्या उन्हें वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो हमने डी में महिला और पुरुष कार्य समान करते उन्हें, अगर महिला और पुरुष कार्य समान करते तो उन्हें क्या दिया जाएगा, समान ही वेतन दिया जाएगा। मतलब एक जैसा वेतन दिया जाएगा। ए के अंदर है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए उसे विवश नहीं किया जाएगा जो उसकी क्या आयु और शक्ति के अनुकूल नहीं है। और एफ के अंदर राज्य बच्चों को क्या करेगा, गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा ताकि क्या उसके उनके व्यक्तित्व का अच्छे से विकास हो सके। तो आप एक बार इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। एफ तक हमने बात की है, 39 एफ तक। अब हम दोस्तों बात करेंगे 39 ए अनुच्छेद 39 ए। ध्यान रखना मैं कैपिटल लिख रहा हूं, ये आप सम्मान मत लगा देना, यहाँ पर छोटी एबीसीडी वाला मत लगाना, बड़ी एबीसीडी वाला लगाना। कौन सा, ए। 39 ए। और इसको कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42वां अमेंडमेंट हुआ था। इसमें है राज्य नागरिकों को सम्मान व निःशुल्क विधिक यानी कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो क्या 39 ए में क्या लिखा हुआ है, ये कब जोड़ा गया, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कब जोड़ा गया, 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, राज्य नागरिकों को समान व निःशुल्क विधिक यानी कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो क्या है, कौन सी सहायता, कानूनी सहायता, और वो भी कैसे करवाएगा, निःशुल्क यानी फ्री के अंदर करवाएगा। समान व निःशुल्क, निःशुल्क जो कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा और वो भी सभी को समान रूप से। तो ये कौन सा हो गया हमारा 39 ए कैपिटल वाला। तो अब हमारा क्या 39 अनुच्छेद भी पूरा हो जाता है। तो हम नए से स्टार्ट करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 40 जिसमें लिखा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायत 243 अनुच्छेद के अंदर भी बात चलती है, ABCD इसके अनुच्छेद अलग अलग, लेकिन संविधान लागू हुआ ना तब इसमें बात की थी अनुच्छेद 40 में। राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का क्या करेगा, गठन करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन
करेगा। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद आर्टिकल 39। आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आर्टिकल 40 में लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा एवं उन्हें शक्तियां व अधिकार प्रदान करेगा जिससे वो स्वशासन की इकाई बन सके। क्या कर सके, स्वशासन की इकाई बन सके। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है ना, ग्राम पंचायतों का गठन है किसके अंदर है, आर्टिकल 40 के अंदर है। किसमें है, इसमें लिखा है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा एवं उन्हें शक्तियां व अधिकार प्रदान करेगा जिससे वो क्या है, स्वशासन की इकाई बन सके। तो 45, 46, 47 को हम एक साथ पढ़ेंगे और 41, 42, 43 को। तो एक बार आप इसको इतना ही लिखो, नए से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 41 और 42 और 43 हम अगर उसे एक साथ पढ़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हमें आसानी से याद हो जाएगा। अनुच्छेद 41 में लिखा है, क्या लिखा है अनुच्छेद 41 के अंदर, राज्य बेकारी यानी बुढ़ापा व बीमारी, कौन सी, राज्य बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता के समय क्या करेगा, राज्य बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के समय शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। क्या है, राज्य बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी व निःशक्तता के समय शिक्षा व लोक सहायता क्या कराएगा, उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 42 में आपको मैं एक साथ समझाऊंगा तीनों अनुच्छेद। अनुच्छेद 42 में क्या लिखा है, राज्य काम के लिए मानवोचित, राज्य काम के लिए मानवोचित व न्याय संगत राज्य काम के लिए मानवोचित व न्याय संगत दशा उपलब्ध करवाएगा। राज्य काम के लिए मानवोचित व न्याय संगत दशा उपलब्ध करवाएगा। और अनुच्छेद में 43 की बात करता हूँ, 43 की बात करता हूँ। आर्टिकल 43 के अंदर लिखा है, राज्य काम के बदले, राज्य काम के बदले, राज्य काम के बदले निर्वाह मजदूरी, राज्य काम के बदले निर्वाह मजदूरी के संबंध में राज्य काम के बदले निर्वाह मजदूरी के संबंध में उपबंध बनाएगा, उपबंध बनाएगा। तो हम तीनों एक साथ क्यों पढ़ा इस आर्टिकल को, तो अनुच्छेद 41 के अंदर लिखा है, राज्य बेकारी, जब हमारे पास क्या है, कोई भी रोजगार नहीं होगा और क्या हमें बुढ़ापा भी आ जाएगा और हमें क्या है, हमारे पास ऐसी कोई बीमारी भी है, मतलब बेकारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा मतलब कमाने की उसकी क्या उम्र नहीं है और वो क्या है, बीमार हो, तो उसके लिए क्या, निःशक्तता के समय शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। मतलब कोई भी अगर परिवार है, जैसे गरीब परिवार है, तो उनको निःशुल्क शिक्षा जैसे अभी चल रही है, ठीक है, और रोग के लिए, जो बीमारी के लिए भी क्या है, उसे पैसे निःशुल्क उसका इलाज किया जाता है। तो उसकी जो बात की गई है आर्टिकल 41 में, राज्य बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी व निःशक्तता के समय शिक्षा व लोक सहायता क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। फिर 42 में लिखा है, राज्य काम के लिए मानवोचित और न्याय संगत दशा उपलब्ध करवाएगा। अगर क्या है कि यहाँ पर क्या हमें रोजगार दिलाएगा, अगर वो रोजगार दिलाएगा तो रोजगार हमारे पास कैसा होना चाहिए, मानवोचित, मतलब
जिस प्रकार का हम काम कर सकें वैसा हमें काम दिलाएगा, और क्या न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है। और आर्टिकल 43 में लिखा है कि राज्य काम के बदले निर्वाह मजदूरी के संबंध में क्या कर बनाएगा, उपबंध बनाएगा। और जो हमें क्या काम के बदले जो हमें मजदूरी दी जाएगी, जिसमें क्या हमारा गुजारा होगा, उसके बंद में जो बात होगी वो किस में होगी, आर्टिकल 43 के अंदर है। तो आर्टिकल 41, 42 और 43 की बात हमने किस में की, एक साथ किए, ताकि आपको क्या समझ आ जाए। मतलब इसमें क्या है, आपको बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी के समय काम दिलाना, और काम कैसा हो, आपका जैसा शरीर है उसी के दशा के अनुसार क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। और अगर आपने काम किया है तो आपको कैसी क्या मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए उस काम के अनुसार, आप कैसा काम कर रहे हो। तो इसकी बात किस में होती है, 41, 42 और 43 के अंदर। तो एक बार आप इतना नोट करो। तो आज हमने कहाँ तक अनुच्छेद पढ़े हैं, 43 तक। कहाँ से, अब हमें बात करनी है 36 से 51 तक। 36 से 43 तक हमने क्या अनुच्छेद बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कल। अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके हमारे द्रोणा पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।